Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. As you have already known about that कि हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन की जो सेकेंड यूनिट है फिजियोलॉजी की उसको भी हम लोग कर रहे हैं। कल हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो हमने कल रिसर्च के टाइप्स को पढ़ा था और हमने उनको काफ़ी डीपली नहीं पढ़ा था। हम और उनकी जो लिमिटेशन डिलिमिटेशंस हो सकती हैं रिसर्च वेरियस रिसर्च टाइप्स की अगली क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। पहले हमने रिसर्च के बारे में कुछ हल्का फुल्का पढ़ा था। अब मैं आपको कुछ रिसर्च के आइडियल क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू भी रहेंगे उसमें, तो उन क्वेश्चन को आज हम कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए कि आपको किस तरह से और पढ़ना है, किस लेवल से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे और चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट, so the very first question is that which of the following variable is not controlled or manipulated in a research design। अभी इसमें क्या बात करी गई है कि जो रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, उस रिसर्च डिजाइन में आपका कौन सा वेरिएबल है जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो कौन सा वेरिएबल है जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, मीन्स अनकंट्रोल्ड रहता है, राइट, और मैनिपुलेटेड। वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, वेरिएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, राइट, और एरर वेरिएंस। जल्दी से फटाफट आप आंसर करें। ये बहुत ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब लेवल इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है कि मैं आपको ढेर सारा टाइम दूं इसके लिए। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड और 15 सेकंड का टाइम देंगे और उसमें आपको आंसर करना है। चलो, आई होप दैट इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो एरर वेरिएंस जैसी चीज नहीं रहेगी। वेरिएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम लोग क्या रहते हैं, बेसिकली वो वेरिएबल रहते हैं जो हमारी रिसर्च स्टडी में रहते हैं लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की। यही दो वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको या तो हम कंट्रोल करते हैं, एक को कंट्रोल करते हैं, दूसरे को उसका हम लोग इफेक्ट देखते हैं। तो देखिए, एक है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंड, दूसरा क्या है, डिपेंडेंट। देखिए, इसमें हम कोई भी चेंज अगर करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो यहां पे दिखेगा। क्या दिखेगा आपका इफेक्ट, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज जब हम करते हैं तो वो चेंज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका असर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम जो भी चेंज करेंगे, जो भी मैनिपुलेशन करेंगे, वो सारे के सारे मैनिपुलेशन किसमें होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होंगे। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट नॉट कंट्रोल। अच्छा, इन चीजों का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। राइट, कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या, एक नॉट से वर्ड को देके पूरे क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। राइट, तो जब नॉट दिया हुआ है यहाँ पर, नॉट मैनिपुलेटेड, मतलब तो मैनिपुलेट कौन सा नहीं किया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और इसका असर हम लोग इस पे देखते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप जो याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन क्राइटेरिया फॉर द स्टेटमेंट ऑफ गुड प्रॉब्लम। मतलब गुड प्रॉब्लम का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है सॉरी, कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, जैसे कोई भी रिसर्चर होता है उसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को लेके वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता रहता है। राइट, तो स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन क्राइटेरिया ऑफ स्टेटमेंट ऑफ गुड प्रॉब्लम, कि अच्छी प्रॉब्लम कौन सी नहीं होगी, उसका क्राइटेरिया इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया इनमें से कौन सा नहीं है। फिर दोबारा से यहाँ पे नोट दिया है, इस नोट से आप लोग काफी सजग रहना पड़ेगा आपको व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द गोइंग टू बी द अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट। राइट, तो एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमोंग वेरिएबल्स, ठीक है, ये होगा, या फिर क्लैरिटी और अनएम्बिगुअसनेस रहेगी। राइट, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल टेस्टिंग या पॉसिबिलिटी यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जल्दी से आप इसका आंसर करें, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग ढेर सारी चीजें और भी इसके बारे में जान लेंगे। चलिए जल्दी से, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप इसका आंसर करें फटाफट जल्दी से। राइट, अनएम्बिगुअसनेस का मतलब होता है एक तरह से स्पष्टता। राइट, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर।
जिसका मीनिंग आपको समझ में आ पाए, ठीक है। राइट, एम्पेरिकल बोल सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो अब इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप देखो एक्सप्रेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द और अमंग द वेरिएबल्स। कोई भी वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन हम देखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये गुड प्रॉब्लम की निशानी होती है। इसको हम लोग क्या ना वो बाहर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एक सही है, क्राइटेरिया है एक। क्लैरिटी और एम्बिगुअस, हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होनी चाहिए और सबको समझ में आनी चाहिए, राइट। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल टेस्टिंग, राइट। अगर हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम चूज कर ली जिसको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू चूज, वी डोंट हैव कैपेबिलिटी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन थ्रू विच वी आर प्रोवाइडिंग सम एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, राइट। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की है to whom we are not able to consider as a research, right। हम किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप जाइए और फीवर टेस्ट करना है आपको क्लास में बच्चों का, ठीक है। आप एक प्रोफेसर हैं, आप जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के पास और उनका फीवर आपको टेस्ट करना है, और अगर मैं आपको थर्मोमीटर नहीं देता हूँ, राइट, तो क्या होगा, आप उसको नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही बात है पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल टेस्टिंग, ठीक है। जो हमारे मेथड्स हैं रिसर्च के, उन मेथड से उसको क्या किया जा सके, टेस्ट किया जा सके, राइट। देन पॉसिबिलिटी यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेथड्स को हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें। मींस अगर आपने देखा हो तो हम रिसर्च को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। किसमें, जैसे आप फर्स्ट ये मान लीजिए क्वालिटेटिव, और दूसरा क्या रहता था आपका, क्वांटिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव है वो इंट्रोस्पेक्शन आपकी हो गई, आइडियाज हो गए, राइट, इन सारी चीजों पे चलती है, उसमें ज्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये कह रहा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें ये पढ़ना है कि नीचे वाले एक्सपेरिमेंट जो सॉरी, नीचे वाले जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, द स्टेटमेंट फर्स्ट सेज दैट इट हैज द रिलेटिवली कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट्स रिजल्ट आर एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सिचुएशंस। मींस पहले में कह रहा है कि जो लेबोरेटरी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन पे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको सबको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, मोस्टली, मतलब ज्यादातर। दूसरा ये कह रहा है कि लेबोरेटरी में जितने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सबके रिजल्ट क्या होते हैं, रियल लाइफ के लिए, रियल लाइफ के लिए मतलब जो हम अपनी आम जिंदगी जीते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। जैसा हमें लैब में मिल रहा है वैसा ही हमें रियल लाइफ सिचुएशन में मिले, राइट। अब इसके आंसर्स क्या देने हैं आपको, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। सेकंड करेक्ट है लेकिन फर्स्ट करेक्ट नहीं है, थर्ड, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, और फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनमें से चूज करके आपने आंसर देना है जल्दी से। मैं आपको 5 सेकंड और देता हूं क्योंकि रीडिंग करके तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया है, राइट। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, ये काफी अच्छे अच्छे आंसर इसमें से आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इट हैज रिलेटिवली कंप्लीट कंट्रोल, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले इस बात को आप ध्यान रखें, हम लोग बात कर रहे हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। इट हैज रिलेटिवली कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम लेबोरेटरी में, फॉर एग्जांपल ये चैम्बर है मेरे पास, अब इसका टेम्परेचर अगर मुझको कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक एसी लगा दूंगा और एसी से मैं इसके टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिलेटिवली कंप्लीट कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वर्ड रिलेटिवली यूज किया गया, ठीक है। देन इट सेज दैट इट्स रिजल्ट आर एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सिचुएशन,
ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, जितना हम लेबोरेटरी में सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वैसा ही सिचुएशन जो है वो बाहर हमारी होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जैसे हम ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट हमने बना लिया लेबोरेटरी में, लेकिन उसको बड़े लेवल पे हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्पेस में जाना पड़ेगा, तब जाके हमें हूबहू बिल्कुल नहीं मिलेगा वैसा एनवायरनमेंट, कुछ उससे मिलता जुलता एनवायरनमेंट हमें वहां मिल जाएगा, राइट। और अगर अर्थ पे ही ऐसा एनवायरनमेंट हम देखने की कोशिश करें तो ये काफी इम्पॉसिबल है। देयर आर फ्यू प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड वेयर द ग्रेविटी इज वेरी लेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड करेक्ट नहीं था। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये वाला सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें से क्या करना है, दो आपको डेटा दिए हुए हैं, डेटा की टेबल दी हुई है, उन टेबल्स ने आपको क्या करना है, मैच करना है कि इसमें से करेक्ट इसकी मैचिंग जो है वो क्या है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने हिस्टोरिकल रिसर्च को कल ही पढ़ा है, हमने एक्शन रिसर्च को कल पढ़ा है, सर्वे रिसर्च को कल पढ़ा है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी हमने कल पढ़ा है, ठीक है। जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए, आप अपना आंसर करें और फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। चलिए, वेरी नाइस, आई होप दैट क्या आपने आंसर अपना लगा लिया होगा, वेरी वेरी नाइस, ओके। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च आप देखिए ये क्या करता है, ये पास्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में स्टडी करता है। तो आप देखिए कि फर्स्ट वाले का क्या है, ई आंसर सही है। इनमें से देखिए सिर्फ और सिर्फ बी का आंसर सही है, ये बात तो करेक्ट है कि बी का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कि आपका एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च का क्या मतलब होता है, ये लोकल प्रॉब्लम होती है। जैसे कल हमने बात की थी कि दो रिसर्च होती हैं जो लगभग एक जैसी होती है, एक अप्लाइड और दूसरी क्या होती है, एक्शन। ये क्या होती है, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, क्या प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि मतलब एक कोई प्रॉब्लम आपको दी है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम क्या है, रीजनल है, बड़े लेवल पे है, तो आपकी अप्लाइड रिसर्च वर्क करेगी। अगर यही प्रॉब्लम आपकी लोकल है या फॉर एग्जांपल ये के लिए एकेडमिक्स के लिए, तो फिर इसमें कौन सी वर्क करेगी, आपकी एक्शन रिसर्च वर्क करेगी, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च का लोकल प्रॉब्लम हो गया। दूसरा सर्वे रिसर्च किस पे होता है, ये करंट स्टडी पे होता है, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अभी हमने बात करी थी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात जब भी होगी आपकी, तो हमेशा जहां भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा उसके साथ वेरिएबल आएगा, और क्या आएगा, उसका कंट्रोल आएगा, या फिर मैनिपुलेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे और हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट मैनेजिंग योर ऑप्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या करना है, अपने ऑर्डर्स को अरेंज करना है, ठीक है। किस लिए अरेंज करना है, कि आप ये बता पाएं कि ये जो हमारे आंसर्स दिए हैं, सैम्पलिंग, इन्फ्रेंस, डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन, इनको किस तरह ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, और सबसे बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको आंसर में बतानी है, राइट, वेरी वेरी नाइस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए अब हम इसको मैनिपुलेशन से करते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, एनालिसिस, देखिए सबसे पहले एनालिसिस नहीं कर सकते, तो अगर सी कहीं पे है तो उसको काट दीजिए, ठीक है। एनालिसिस तो सबसे पहले होती नहीं है। इन्फ्रेंस या कंक्लूजन हम सबसे पहले नहीं कर सकते, तो बी से कोई शुरुआत हो रहा है उसको भी काट दीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, डी क्या है, डेटा कलेक्शन सबसे पहले नहीं होता है। डेटा कलेक्शन तभी तो होगा जब हम सैंपलिंग कर लेंगे, तो हमारे पास ए डी सी डी यही बचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, देन वी गो फॉर द डेटा कलेक्शन, और डेटा कलेक्शन जब हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस। देन एनालिसिस के बाद ये फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग जाएंगे कंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका,
सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेशंस ऑफ विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जो काफी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में क्या करना है आपको, एक इन्वेस्टिगेटर है वो आकांक्षाओं जो वोकेशनल मतलब कमाने की आकांक्षाएं जो हैं किसकी, विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रंस की, ठीक है, वो कहाँ कहाँ हो सकती है उस एरियाज के बारे में स्टडी करना चाह रहा है, राइट। चलिए बेहतरीन। तो मैंने सैम्पलिंग की एक साइडर क्लास आपको कराई हुई है पहले, मैं फिर से इसकी क्लास कराऊंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग की क्लास। ठीक है, तो आप इसका आंसर करें, फिलहाल आप चिंतित नहीं हो ज्यादा। I will let you know each and every concept about the sampling and it will be very very easy for you, and I hope that after completing that class you won't be able to forget it, right? Now, yeah, now everybody have to give the answer of this question. Yeah, I'm giving you 10 seconds. Yeah, that is simple random sampling, stratified sampling, proposive sampling और convenience sampling. जल्दी से फटाफट आंसर करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली मैं आंसर आपको सीधा सीधा बताता हूँ फिर, क्योंकि हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, एग्जाम आपका पास में है। इसका सिंपल मैं आपको आंसर बताता हूँ और एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि क्यों होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, प्रपोजिव आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम ये नॉन रैंडम सैंपलिंग करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ किन बच्चों को चूज किया हुआ है, हमने चूज किया है विजुअली चैलेंज्ड, और दूसरी क्या है, हम उनकी वोकेशनल एस्पिरेशंस को देख रहे हैं, सिर्फ उनकी कमाने की जो इच्छा है उनको देख रहे हैं हम। दूसरा, विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर में हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गया, मतलब नॉन रैंडम सैंपलिंग इसमें आंसर आएगा, और उसका क्या होगा, प्रोपोजिव सैंपलिंग। अब आप ये देख लीजिए कि ये प्रोपोजिव सैंपलिंग होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम जाएंगे, अगर प्रोपोजिव सैंपलिंग को आप देखते हो तो प्रोपोजिव सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज द जजमेंटल सैंपलिंग। मतलब जैसे जैसे रिसर्चर को जो जरूरत पड़ती है अपने अनुभव के अनुसार, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब पे वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करता है अपने जजमेंट की बेसिस पे, जहां उसके पास सेलेक्टिविटी की फैसिलिटी होती है, सब्जेक्टिविटी की फैसिलिटी होती है, राइट। इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग विच रिसर्चर रिलाई ऑन देयर जजमेंट when choosing the member of the population to participate in their survey। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर है, क्योंकि इस सर्वे में वो क्या कर रहा है, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रहा है और उनकी वोकेशनल एस्पिरेशंस हैं, वोकेशनल आकांक्षाएं जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सिंपल कोरिलेशन वाज कैलकुलेटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स। किसकी बात हो रही है, कोरिलेशन की, सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, simple correlation was calculated between two variables after removing the effect of third variable। अच्छा, अब चलिए इसका आंसर आप फटाफट करें जल्दी से। पार्शियल कोरिलेशन होगा, पार्ट कोरिलेशन होगा, मैनिपुलेशन कोरिलेशन होगा, या कैनोनिकल कोरिलेशन होगा? क्योंकि आई होप दैट कि आप लोग पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, राइट। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया बीच में, अभी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस रहेंगी। ठीक है जी, आप इनको लगाइए, फिर हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, राइट। या एग्जैक्टली। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं, आंसर लगाते हैं इसका। अभी देखिए सिंपल कोरिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, देखिए आप कुछ इस तरह से सोचिए, जैसे यहाँ पे दो ये स्टूडेंट्स हैं, राइट, स्टूडेंट ए, बी, सी और डी। ये किसमें, एक क्लास में दो टीचर्स हैं, दो टीचर। अच्छा, दो टीचर आपस में जब ऐसे करके पढ़ा रहे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या पैरेलल टीचिंग। हाँ, ढेर सारी हो सकती है, सारी लिख दीजिए। ठीक है, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आपको याद है अभी तक। ठीक है, या ठीक है, ठीक है। तो अब ये दोनों टीचर क्या कर रहे हैं, इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इन सारी क्लास पे इन दोनों टीचरों का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब ये मान लिया मैंने वेरिएबल 1 था, ये वेरिएबल 2 था, ये दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे थे पूरी क्लास को, राइट। अगर मैं इसको हटा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए
कि मैंने क्या किया, मैंने इस वाले ये जो आपका बी वेरिएबल है, राइट, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कट कर दिया। तो आप देखिए कि इसका जो इफेक्ट था अब सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, फर्स्ट वेरिएबल का रहेगा। तो ये क्या कर रहा था, इसको पार्शियली इन्फ्लुएंस कर रहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं, राइट? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली इफेक्ट कर रहा था फर्स्ट वेरिएबल। अगर ऐसा कभी भी आपको मिलता है कि 2 या 3 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, और उनमें से एक वेरिएबल को हटा देंगे, तो कोरिलेशन का जो रिलेशन होगा वो किस तरह का होगा, तो वो पार्शियल कोरिलेशन, ऐसे में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने कल ही पढ़ी थी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स हमें देखने हैं और उनको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में हमें उसको लगाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है। कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ड्राइंग कंक्लूजन, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका आंसर करें फटाफट। अब ऐसे में आप लोग क्या कर, या एग्जैक्टली, चलो आंसर भी मिलना शुरू हो गए, तो अब क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे, 80% लोगों के आंसर सही हैं, बाकी 20% लोग हैं उन वो भी आंसर सही करो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, राइट, एग्जैक्टली। तो अब हम फिर दोबारा से क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन रूल लगाएंगे हम लोग, और एलिमिनेशन रूल से इसको करेंगे। सॉरी, चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए कि हम लोग क्या देखते हैं, एक बात हम लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट हम लोग कब करते हैं, या कंक्लूजन हम लोग कब करेंगे। शुरुआत में तो कंक्लूजन कर नहीं सकते हम लोग, तो डी, अगर डी से कोई भी चीज शुरुआत हो रही है तो उसको काट देंगे हम लोग। ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट हम पहले नहीं कर सकते, तो ई से कोई भी शुरुआत हो रही है उसको भी हम लोग काट देंगे। ठीक है, अभी देखिए दूसरा क्या है, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अभी आप देखिए कि अब हमें प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चला, सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें, हमारे पास कोई समस्या एक होनी चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जब हमारी हो गई, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम चले जाएंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, जब हमारी हाइपोथेसिस फॉर्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से हम लौटेंगे, फिर हम कलेक्शन ऑफ डेटा वगैरह इन सारी चीजों के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे, राइट। अब जब ये सब हो जाएगा हमारे पास, राइट, देन वी विल गो फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, राइट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद जब सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इसका आंसर जो है वो फाइनल कंक्लूजन जो है हमारा वो इस तरह का निकल के आया है जो हमने रिसर्च करी थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखेंगे और करेंगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द रिसर्चर कमिट टाइप 1 एरर व्हेन ही कमिट। कोई भी रिसर्चर जो है वो टाइप 1 की एरर कब करता है, अगर वो किस तरह की मिस्टेक करेगा, राइट। एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, अगर वो जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। दूसरा रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट, सॉरी इसको पूरा करते हैं, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स है कोई भी नल हाइपोथेसिस और उसको वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। दूसरा रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, then accept null hypothesis when it is true, right, and reject null hypothesis when it is true। ठीक है, तो इनमें से आपको आंसर करना है फटाफट। क्लू, चलिए क्लू ले लीजिए, क्लू चाहिए आपको। तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था टाइप 1 टाइप 2 एरर, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि टाइप 1 की एरर जो होती है, टाइप 1 एरर जो होती है वो क्या होती है, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ओके ऑलराइट, तो इतनी बात क्लियर हो गई। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि सही को गलत कर देना। मतलब ये समझ लीजिए आप कि है क्या, कुछ इस तरह से चीजें हैं कि आपके पास एक नल हाइपोथेसिस थी, ठीक है, उस नल हाइपोथेसिस
को आपने रिजेक्ट कर दिया जो सही थी। तो मतलब अगर सही चीज को आप गलत कर देते हैं तब वहां पर होती है टाइप 1 एरर, ठीक है। और अगर आप सही चीज को गलत कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर, और गलत चीज को फेल कर रहे हैं, मतलब अगर आप गलत चीज है और आप उसको फिर भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तब आपकी हो जाएगी टाइप 2 एरर, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग आगे चलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके बाद आई होप दैट कि टाइप 1 टाइप 2 एरर की आपकी कोई भी समस्याएं जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अ रिसर्चर कमिट सेकंड टाइप ऑफ एरर व्हेन ही कमिट्स। सेकंड टाइप ऑफ एरर कोई भी रिसर्च इन्वेस्टिगेटर जो है वो किस कंडीशन में करता है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले रहा है हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स, अगर कोई नल हाइपोथेसिस है जो फॉल्स है और उसको वो एक्सेप्ट कर ले। दूसरा, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है। चलिए इसको समझने की कोशिश करिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। एग्जैक्टली राइट, बहुत अच्छे। अब समझिए आप, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है। इसको एज इट इज रखते हैं अभी। एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस जो है, कोई नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया जब ये गलत थी, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं, तो ये अभी तक का तो आंसर ये ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, अगर कोई चीज गलत है और उसको गलत करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ये आंसर नहीं होगा, कट गया। देखिए, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, अगर सही को सही मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर किस बात की है, राइट। देन लास्ट इज रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू, अगर किसी सही चीज को हम गलत कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये टाइप 1 एरर हो जाएगी, राइट। ये क्या हो जाएगी, टाइप 1 एरर। तो फर्स्ट वाली क्या है, ये आपकी टाइप 2 एरर, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है क्या? चलिए इसको और अच्छी तरह से हम लोग देख लेंगे अभी नेक्स्ट में, ठीक है। या वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए अभी इसको थोड़ा सा और देख लीजिए कि टाइप 1 एरर कॉमनली रिफर्स एज द फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और टाइप 2 एरर को क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव। अब टाइप 2 एरर हैपन व्हेन यू इनएक्यूरेटली एज्यूम दैट नो विनर हैज बीन डिक्लेयर्ड, अगर आपने ऐसा मान लिया कि कोई भी विनर जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ, बिटवीन कंट्रोल वर्जन एंड वेरिएशन अलोंग द एक्चुअली इज ए विनर, मतलब एक्चुअल में विनर था और आपने ऐसा मान लिया कि कोई भी विनर नहीं है, ठीक है, और इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफ कर देते हैं और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। टाइप 1 एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। मींस रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। टाइप 1 एरर तब होगी जब हम जो नल हाइपोथेसिस है हमारी, उसको क्या कर दें, उसको हम लोग रिजेक्ट कर दें जब वो सही थी, ठीक है। दूसरा, अगर जब नल हाइपोथेसिस की बात आ रही होती है तो इसको एच नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट दूसरी हाइपोथेसिस होती है उसको किससे करते हैं, H1 से, ठीक है। इतनी बात भी आप याद रखेंगे। टाइप 2 एरर को देख लीजिए, मींस फेलिंग टू रिजल्ट नल हाइपोथेसिस, जब गलत चीज है और उसको फेल करने में आप फेल हो जाएं तो क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड टाइप एरर हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग अगली क्लास जब करेंगे तो अगली क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें इंट्रोडक्टरी तरीके से पढ़ा था। अब हम लोग उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज, किस सिचुएशन में कौन सी वाली रिसर्च जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल होगी, वेरीफिएबल होगी, इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।